Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this video, we are going to discuss about agricultural reasons of Whistler. So basically हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था वन थुनन का मॉडल जो कि एग्रीकल्चर लैंड यूज के ऊपर था। आज हम लोग एग्रीकल्चरल रीजन के ऊपर देखेंगे जो विस्ले ने दिया था। पूरे वर्ल्ड को क्लासिफाई किया था डिफरेंट एग्रीकल्चरल रीजन्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है हम लोग का कि द आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फार्मिंग टाइप्स and agriculture systems have been long concern of geographer an area or region with similar functional attributes is termed as an agricultural system. So basically agricultural system का definition है यहाँ पे। और an agricultural system में भी a single form या फिर ये group भी हो सकता है of interrelated forms having similarities of agricultural attributes. The variation in the attributes of the agriculture system. So basically अगर variation or in the attributes of the agriculture systems is the result of terrain, climate, soil, socioculture and eco-political factor. So ये छोटा सा simple सा introduction है विस्ले का क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन्स का। जो विस्ले थे इनका जो पूरा नाम था ये डरवेंट विस्ले थे और इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था इन द 1936 में एनल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स में। और उस बुक का जो नाम था ना वो था मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द अर्थ। सिंपल सा बुक का नाम है मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द अर्थ। ये यूपीएससी या फिर नेट में पूछा जा सकता है। डार्वेंट विस्ले थे जोग्राफर 1936 में। और कौन सा पब्लिकेशन था, कौन सा जर्नल था? एनल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, इन्होंने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एग्रीकल्चर रीजन्स को क्लासिफाई किया था। वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा ना वो क्रॉप और लाइवस्टॉक का एसोसिएशन रहेगा। यहाँ पे क्रॉप और लाइवस्टॉक का एसोसिएशन मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो क्रॉप रहेंगे और जो एनिमल्स रहेंगे वो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहेंगे, इंटर रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिएगा कोई क्रॉप है, क्रॉप का फॉडर भी होगा, अब वही फॉडर हमारे एनिमल्स पाएंगे। तो बेसिकली क्रॉप का जो फॉडर है वो कौन यूज कर रहा है? एनिमल यूज कर रहे हैं। और वही एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो बेसिकली फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करेंगे। यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप बनता है, लाइफ स्टॉक एसोसिएशन बनता है, क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक एसोसिएशन बनता है। सेकेंड, इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उनका था मेथड ऑफ फार्मिंग को लेकर कि कौन से मेथड यूज होते हैं और हाउ दे यूज टू ग्रो द क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस द स्टॉक। सो बेसिकली टोटली यहाँ पे मेथड ऑफ फार्मिंग को देखा जाएगा, किस तरीके से ये लोग फार्मिंग करेंगे। पूरे वर्ल्ड की बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक। थर्ड में इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक ये लिया कि द इंटेंसिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लैंड of labor capital organization and the outturn of the product which results. So basically यहाँ पे बेसिकली हमारा प्रोडक्शन को देखा जाएगा, कितना प्रोडक्शन हुआ हमारा, कितना इनपुट्स लगा हमारा, कितना आउटपुट हुआ। फोर्थ में बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूस्ड हमारा गुड है, वो हम लोग कैसे यूज करेंगे उसको। या तो हम कंजम्पशन अपने लिए सिर्फ कंज्यूम करेंगे या फिर उसको हम लोग सेल मार्केट में सेल करेंगे। इस बेसिस पे भी विस्ले ने क्लासिफिकेशन दिया था। फिफ्थ में है इनका जो कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि इन्होंने स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखा गया था। द ensemble ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू हाउस facilitate the farming operations. So these were the major 5 characteristics of agriculture और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे विस्ले ने एग्रीकल्चरल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड दिया था, एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दिया था, ऑफ द अर्थ दिया था। और विस्ले का जो क्लासिफिकेशन था वो टोटल 13 था। इन्होंने जो पूरे के पूरे दुनिया को 13 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया था, कृषि प्रदेश क्षेत्र में विभाजित किया था। और 13 का 13 कृषि प्रदेश क्षेत्र ये है। पहला नोमैडिक हर्डिंग, लाइवस्टॉक रेंचिंग, shifting cultivation, rudimentary tillage, intensive subsistence tillage with rice dominance, intensive subsistence tillage without paddy dominance,
commercial plantation, Mediterranean agriculture, commercial grain farming, commercial livestock and crop farming, subsistence crop and stock farming, कमर्शियल डायरी फार्मिंग एंड स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर। इसमें से बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि आप फेमिलियर हो सारे टर्म्स से, और कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आप अनफेमिलियर हो, और मैं आज इस वीडियो में बेसिकली आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे जो पहला क्लासिफिकेशन है वो नोमैडिक हर्डिंग का है। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? बेसिकली अगर हिंदी में शॉर्ट टर्म में बोले तो इसका मतलब चरवाहे होते हैं। जो पुराने जमाने में जो सीप, कैटल, गोट्स, कैमल्स, हॉर्सेस जो रखते थे, रेनडियर्स, उनके सर्वाइवल के लिए वो लोग रहते थे, टोटली डिपेंडेंट थे। हर्ड्स कंपोजिशन वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। बेसिकली जो हर्ड्स रहेंगे यानी कि चरवाहे जो रहेंगे, उनका कंपोजिशन, जो एनिमल्स का कंपोजिशन रहेगा वो वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। सीप रहेगा, गोट्स, जैसे कि सीप और गोट रहेगा, ये बेसिकली ड्राई बेल्ट में पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि ये कम वाटर में भी सरवाइव, कम वाटर और फूड में भी सरवाइव कर सकते हैं। वही कैटल्स जो रहेगा वो लिस्ट कॉमन रहेगा, क्योंकि उनको हॉट और एरिड क्लाइमेट्स उनको पसंद है। इसीलिए आप जो कैटल रेयरिंग देखोगे ना, वो मोस्टली ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, या फिर जो टेम्परेट या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एरिया में ही। और वैसे ही सेम और एक रेनडियर, रेनडियर बेसिकली टुंड्रा रीजन में ही मिलेंगे आपको। द नोमैड्स एंड हर्डर्स हाउस इज जनरली ए टेंट। यहाँ पे जो नोमैडिक हर्डिंग में जो लोग रहते हैं ना, वो बेसिकली टेंट में रहते हैं, और ये हमेशा शिफ्ट करते रहते हैं और हमेशा चलते रहते हैं, और इनका कोई एक फिक्स्ड परमानेंट हाउस नहीं रहता है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे दुनिया में, बेसिकली ये पूरी दुनिया में फैले हैं, फ्रॉम द शोर्स ऑफ अटलांटिक इन द अफ्रीका टू द स्टेपिस ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया के रीजन्स में, जो सेंट्रल एशिया रीजन में, इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। पास्टोरल नोमैड्स फॉर मोर देन 3000 ईयर। साथ ही साथ सहारन अफ्रीका में जो कंट्रीज है, जैसे कि मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड, सुडान, लीबिया, अल्जीरिया, द साउथ वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ एशिया, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ स्कैंडिनेवियन। सो बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्री में भी ये पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे नोमैडिक हर्ड, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ट्राइब या फिर बोल सकते हो रेसेस पाए जाते हैं जो कि टोटली नोमैडिक हर्डर्स रहते हैं वो लोग। नॉर्थर्न कनाडा में जैसे कि एस्किमोज हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। तो नोमैडिक हर्डिंग्स एरिया आर वेल स्कैटर्ड। ये लोग स्कैटर्ड रहते हैं डिफरेंट सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दे कैन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इनके मुख्यतः 3 टाइप प्रकार होते हैं, ठीक। सेंट्रल एशिया में जो रहते हैं, एक साउथ वेस्ट एशिया में जो रहते हैं, और नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका में। और तीसरा जो टाइप रहता है वो टुंड्रा टाइप होता है। बेसिकली जो सेंट्रल एशिया में होते हैं ना, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली वो मंगोलिया रीजन के आसपास है। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तो यहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं। और ये लोग बेसिकली, जो इनका जो रीजन है वो बेसिकली कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, और कॉन्टिनेंटल बेल्ट में बहुत ही ज्यादा कम बारिश होती है, जिसके वजह से वहां पे एग्रीकल्चर ना के बराबर होता है। और ये लोग टोटली डिपेंड करते हैं एनिमल्स के ऊपर। उनके जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, उन्हें वही प्रोडक्ट्स इनके सर्वाइवल का एकमात्र जरिया है। साउथ वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ पे भी बेसिकली सेम वैसे ही है। यहाँ पे भी डेजर्ट एरिया है, इलाका है। ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, प्लेट्यू, अनातोलिया, सुदान, सेमी फ्रिंजेस ऑफ द सहारा डेजर्ट, हाईलैंड्स ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। अब यहाँ पे एक फेमस ये है कि अंगोरा गोट्स, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। फेमस क्यों है? क्योंकि इसका जो वूल रहता है वो बस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिल्की रहता है, और इसको मोहेर नाम से भी बोलते हैं। जो वूल रहेगा उसको मोहेर भी बोलते हैं, और ये अनातोलिया रीजन में पाया जाता है ये सीप। तो बेसिकली ये अंगोरा एक गोट है, ठीक। तो इनका जो गोट, अंगोरा गोट का मोहेर बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अनातोलिया रीजन में पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। तीसरा जो क्लासिफिकेशन या तीसरा जो टाइप है वो है टुंड्रा टाइप। अब ये बेसिकली जो है ना, ये नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका और साथ ही साथ यूरेशिया में पाए जाते हैं। जैसे कि लैप्स हो गया, याकुट्स हो गया, एस्किमोस हो गया, दे आर द रेसेस
और ये भी बेसिकली टोटली डिपेंड करते हैं अपने जो हर्डिंग लाइफ स्टाइल पे, रेंडियर पे। यहाँ पे सिर्फ रेंडियर और कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं। सेकंड जो हमारा हो जाता है, सेकंड क्लासिफिकेशन, वो लाइवस्टॉक रेंचिंग है। ठीक, लाइवस्टॉक रेंचिंग में क्या होता है, बेसिकली एक फार्म रहेगा, एक बहुत ही बड़ा फार्म रहेगा, और उस फार्म के अंदर डिफरेंट एनिमल्स को पाला जाएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होगा, वहां पे देखभाल किया जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली फ्लैट सरफेस एरियाज में पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो नेचुरल नेचुरल क्रॉसेस ग्रो लग्जरियसली, इट इज मोस्ट प्रैक्टिस इन द टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में पाया जाता है। और इनका जो लीडिंग एरियाज ऑफ कमर्शियल ग्रेजिंग है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के प्लेटियो और प्लेन्स एरिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, और साथ ही साथ एंडेज ऑफ मोरलैंड्स में भी पाए जाते हैं। इनका जो बेस रहता है ना, वो बेसिकली परमानेंट रहते हैं। ये परमानेंट क्यों रहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले एक रेंच बनाते हैं। रेंच बेसिकली क्या होता है ना, एक लार्ज एरिया में एक जो एक बाउंड्री बनाया जाता है, और जो वो बाउंड्री रहेगा वो मैक्सिमली फेंसिंग किया जाता है, या तो फेंसिंग या तो वुड का इस्तेमाल किया जाता है। और उसी वुड के अंदर ये लोग बहुत ही तरह के एनिमल्स को पालते हैं, और उन्हीं एनिमल से इनका सहारा होता है, इन्हीं का इनका सब्सिस्टेंस होता है। द एवरेज एनिमल यहाँ का जो रहता है, ये 25 टू 75 सेंटीमीटर है, जहाँ जिसके वजह से यहाँ पे भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बहुत ही रेयर होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज कहते हैं, और पैम्पास बेसिकली साउथ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स को बोलता है। अर्जेंटीना, साउथ ब्राजील, यूरुग्वे। और ये जो अर्जेंटीना है, ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिकली लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट है बेसिकली अर्जेंटीना। और यहाँ पे लाइफ स्टॉक रेंचिंग होता है, जिसके एनिमल के प्रोडक्ट्स को ही सेल करके मैक्सिमम जो लोग रहते हैं उनको, उनका लाइफस्टाइल यही है। और जो पंपास है, वो बेसिकली 50 टू 100 सेंटीमीटर्स के एनुअल रेनफॉल को रिसीव करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली एक फेमस ग्रास है, अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा ग्रास बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि इनका एक enables the ranchers to adopt commercial grazing as their main occupation. Ranching basically टेम्परेट रीजन्स लाइक पम्पास ऑफ साउथ अमेरिका, प्रेरीज में भी कल्टिवेट होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं। लाइफ स्टॉक रेंज इनका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, बेसिकली प्रेरीज, साउथ अमेरिका के प्रेरीज, सॉरी नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज में, कनाडा में, और ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक में। सो बेसिकली जो अल्फा अल्फा ग्रास है ना, अगर ये प्लांटेड किया जाए तो ये बेसिकली वन ग्रोन अप कैटल को एवरी 2 एकर्स में पाल सकता है, वो सरवाइव कर सकता है। वहीं अगर नेचुरल अल्फा अल्फा रहेगा तो 4-7 एकर्स लगेगा सिर्फ एक कैटल को फीड करने के लिए। तो इसीलिए अल्फा अल्फा को जो प्लांट किया जाता है लाइवस्टॉक रेंज के अंदर ही। यहाँ पे बेसिकली बहुत ही ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशन रहता है, जैसे कि द ओकेशनल समर ड्रॉट, डिजीज ऑफ कैटल आर द मेन प्रॉब्लम्स। यही जो प्रॉब्लम्स होता है, मेन प्रॉब्लम रहता है टेम्परेट कमर्शियल ग्रेजिंग रीजन्स का। जो 3/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ यूरुग्वे है ना, ये बेसिकली कैटल रेयरिंग को सपोर्ट, शीप ग्रेजिंग को सपोर्ट करते हैं। और यूरुग्वे वन ऑफ द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ केन्ड फ्रोजन ड्राइड बीफ एक्सपोर्टर है। साथ ही साथ वूल का, हाइट्स का, शीप स्किन का, और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं लोग, यूरोप में ट्रांसपोर्ट करते हैं। वैसे ही अर्जेंटीना हैज अबाउट 5% ऑफ द वर्ल्ड्स कैटल पॉपुलेशन, बट मोस्ट ऑफ देम आर केप्ट फॉर बीफ। सो बेसिकली अर्जेंटीना में सिर्फ और सिर्फ 5% पाया जाता है कैटल का पॉपुलेशन, बट ये उसके बावजूद भी ये सिर्फ और सिर्फ बीफ के लिए ही यूज करते हैं, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट beef exporter है, so basically in the world. Australia also have very important significance in the livestock ranching। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सिर्फ का क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा, सिर्फ का क्वांटिटी होने से ज्यादा होने से बेसिकली यहाँ पे वूल का एक्सपोर्ट बहुत ही ज्यादा होता है। और ये बेसिकली जो वूल एक्सपोर्ट है, पूरी दुनिया का आधा वूल एक्सपोर्ट यही करता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया करता है।
न्यूजीलैंड भी वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक रैंचिंग में से पाया जाता है, क्योंकि ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज और इनका पूरा का पूरा जो कंट्री का इकोनॉमी है वो बेसिकली एनिमल रेयरिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, सीप कैटल ग्रेजिंग इंडस्ट्री पे ही डिपेंड करता है। और हमें यहाँ पे देर आर अबाउट 20 सीप्स एंड 2 कैटल पर पर्सन, यानी कि यहाँ जो पॉपुलेशन ऑफ सीप है वो बहुत ही ज्यादा है और पॉपुलेशन ऑफ कैटल है वो दुगना है पर पर्सन, यानी कि जो पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया जितना है उसको दुगना कर दीजिए तो पॉपुलेशन ऑफ कैटल मिलेगा। अगर उसको 40 गुना कर देते हैं तो पॉपुलेशन ऑफ शीप मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड यहाँ पे एग्रीकल्चर है, यहाँ होता है लाइफ स्टॉक रैंचिंग होता है। न्यूजीलैंड सप्लाइज द about two-thirds of the world export of mutton. It is also an important exporter of wool, beef, and butter. So this is all about New Zealand. वहीं अगर साउदर्न एज ऑफ साउदर्न अफ्रीकन प्लेट्यू अगर देखा जाए तो वहां पे भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं और वहां पे भी 35 टू 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, जिसके वजह से वहां पे भी एनिमल हस्बेंड्री जो होते हैं वो फाउंड होते हैं और लाइफ स्टॉक रेंचिंग ऑक्यूपेशन को सपोर्ट करते हैं। सीप ग्रेजिंग यहाँ पे मेजर ऑक्यूपेशन है और बीफ कैटल प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू द यूरोपियन कंट्री। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ स्टॉक रेंचिंग। अब हम लोग देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन से हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होगा ना वो बेसिकली शिफ्ट होते जाएगा। शिफ्ट कैसे होते जाएगा, एक जमीन से दूसरे जमीन तक ये शिफ्ट होते जाएगा। और ये जो शिफ्ट का जो साइकिल रहेगा, एक साल मान लीजिए पहला साल है, पहला साल में एक जगह पे खेती किया, फिर दूसरा साल में वो जगह पे खेती नहीं करेगा, ये लोग दूसरे जगह चल जाएंगे, लगभग बहुत दूर चल जाएंगे बेसिकली, और वहां पे फिर से खेती करेंगे। खेती करने के एक साल वहां करेंगे, फिर अलग जगह चल जाएंगे। और ये जो साइकिल रहता है ना 5 से लेकर के 10 साल तक के बीच में रहता है, यानी कि 10 साल के बाद फिर ये यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये चलते रहता है। और ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नाम से पाया जाता है। जोमिंग जो असम में बोला जाता है, कोदू इन उड़ीसा, पेंडा छत्तीसगढ़ में, कुमारी वेस्टर्न घाट में, लादांग मलेशिया में, मिल्पा मैक्सिको में बोला जाता है, रोका ब्राजील में, चीना श्रीलंका में, रे वियतनाम में बोला जाता है। और बेसिकली ये लोग शिफ्टिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका जो सॉइल है वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो वो लोग पेड़ काटेंगे, पेड़ काटने के बाद वहां पे पूरे के पूरे एरिया को जला देंगे। जलाने के बाद जो एसेस रहेगा उसको एज ए मेन्योर की तरह एक्ट करेंगे और वहां पे प्लांटेशन करेंगे। तो यहाँ इसके लिए बेसिकली प्रॉब्लम भी होता है, सॉइल इरोजन भी बढ़ता है। देयर इज अ लैक ऑफ फर्टिलिटी इन फॉरेस्ट सॉइल, एज अ रिजल्ट द फार्मर हैव टू क्लियर अदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। सो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक साल तक ही कल्टीवेशन होता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, तो सबसे पहले ये सबसिस्टेंस टाइप ऑफ कल्टीवेशन होता है, यानी कि जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे सिर्फ उन्हीं के लिए कल्टीवेशन किया जाएगा। देयर इज रोटेशन ऑफ फील्ड, यानी कि हर 5-10 साल में ये लोग 5-10 साल में फिर से एक जगह पे आ जाते हैं, यानी कि हर साल ये लोग रोटेट करते हैं अपने फील्ड को। फार्मर्स जो है वो बेसिकली बहुत तरह के क्रॉप्स को ग्रो किए जाते हैं फॉर फूड। ये लोग बेसिकली कैश क्रॉप भी ग्रो करते हैं। फोर्थ देखा जाए तो रूडिमेंटरी टिलेज, इसको सीडेंटरी टिलेज अभी सीडेंटरी फार्मिंग भी बोला जाता है। इस फार्मिंग में क्या होता है ना, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे फार्मर्स वे शो द सीड्स ऑफ द क्रॉप्स एंड मेक द लिटिल इंटरफेरेंस इन द इन्वायरमेंट। इनका अगर लोकेशन की बात करें तो ये बेसिकली ट्रॉपिकल लैंड्स ऑफ अमेरिका, अफ्रीका, ईस्ट एशिया यहाँ पे पाए जाते हैं। और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले ये लोग क्रॉप रोटेशन और फेलोज ये नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ ये लोग का मानना है कि इन जो सॉइल का फर्टिलिटी को फिर से वापस लाने के लिए ये लोग नेसेसरी, ये जो स्टेप्स है ये नेसेसरी है, जो कि सही भी है। और यहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजी भी हुआ रहता है। यहाँ पे भी रूडिमेंटरी टिलेज में भी यहाँ पे सबसिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग होता है। ऑन द अदर हैंड द फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं टोटली, और इसीलिए इनका जो प्रोडक्टिविटी होता है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है। जैसे कि ये लोग क्रॉप्स क्या उगाते हैं, पोटेटोज उगाते हैं, मेज उगाते हैं, सोरगम, बनाना, दिस आर द क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड इन rudimentary tillage.
जिसको सीडेंटरी फार्मिंग भी बोला जाता है। फिफ्थ हम लोग का होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर विथ पैडी। यहाँ पे भी सब्सिस्टेंस ही होता है, यानी कि यहाँ पे भी कमर्शियली ये लोग ग्रोन नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ही ग्रोन करते हैं। हाई इंटेंसिटी पेडी कल्टीवेशन होता है यहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे कि इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया। दिस वेर द रीजन्स ऑफ हाई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेडी कल्टीवेशन होता है। पेडी के साथ भी अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं। फार्मर ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स इन दिस रीजन, और ये यहाँ पे बेसिकली देयरफॉर सच एरियाज हैव हाई ग्रॉस क्रॉप एरियाज ड्यू टू हाई पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा रहता है और जो लैंड रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। यहाँ पे लार्ज पैडी फील्ड पाएंगे, लीड पैडी फील्ड पाया जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ फूड। यहाँ पे माल न्यूट्रिशमेंट इज रैम्पेंट इन सच रीजन्स। अब हम लोग देखेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर विदाउट पैडी, यानी कि यहाँ पे पैडी का कल्टीवेशन नहीं होगा। ये किस रीजन में पाया जाता है? सेमी एरिड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी कि जो पंजाब हरियाणा ये सब रीजन है वहां पे उगाया जाता है। पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा वीट उगाया जाता है, वहां पे पैडी ना के बराबर उगाया जाता है बट उगाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट चाइना हो गया। सो बेसिकली इट रिफर्स टू द हाई इंटेंसिटी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन सच एज व्हीट, बार्ले, सोया एटसेट्रा। सो बेसिकली ये सब क्रॉप्स उगाए जाते हैं इन द हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स में भी उगाया जाता है, और इसमें भी बेसिकली सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ कल्टीवेशन होता है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सबसे पहले हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है, और यहाँ पे जो कल्टीवेशन इज लेबर इंटेंसिव यहाँ पे होता है। लेबर बहुत ज्यादा यूज होता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है, लिटिल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज होता है। क्रॉप्स आर रेन डिपेंडेंट, यहाँ पे जो क्रॉप्स रहते हैं प्रॉपर वेल इरिगेटेड सिस्टम नहीं है, बट आज के टाइम पे ये नहीं है, बट उस टाइम पे इन्होंने ये कहा था, विस्ले ने ये कहा था। और क्रॉप फेलियर्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, फेमाइंस भी बहुत ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि ये टोटली डिपेंड करते हैं नेचर के ऊपर, नेचुरल रेनफॉल के ऊपर। कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स इज मेन एक्टिविटी यहाँ पे होता है। अब सेवेंथ हमारा टाइप आ जाता है कमर्शियल प्लांटेशन। इस टाइप ऑफ प्लांटेशन में बेसिकली यहाँ पे कॉमर्स किया जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग को देखा जाएगा। yield मार्केटेबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड कमर्शियल प्लांटेशन। यहाँ पे बेसिकली नॉर्थ साउथ अमेरिका में किया जाता है ये प्लांटेशन, इस टाइप का प्लांटेशन। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट इंडिया में, चाइना में, केन्या में, यूथोपिया में एटसेट्रा। सो जैसे कि यहाँ पे कॉफी, टी, जूट, ऑयल, पाम, कोकोआ एटसेट्रा आर द मेजर कमर्शियल क्रॉप्स इन सच रीजन। सो दिस आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू कमर्शियल प्लांटेशन। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो जो कमर्शियल प्लांटेशन जानते हैं कि ये प्रॉफिट मेकिंग को ज्यादा फोकस में रखेंगे, और इसीलिए यहाँ पे ये जो रहेगा ना ये मार्केट ओरिएंटेड रहेगा, यानी कि जो मार्केट डिमांड करेगा वही ये चीज सप्लाई करेंगे। और ये जो सेकंड यहाँ पे और एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो मार्केट के बहुत ही ज्यादा करीब रहेंगे। करीब क्यों रहेंगे? क्योंकि ये मार्केट ओरिएंटेड क्रॉप्स है। और ये जो क्रॉप्स हैं ये हाईली लेबर इंटेंसिव है, साथ ही साथ बेसिकली यहाँ पे वेल स्टेब्लिश नेटवर्क रहना चाहिए, इंडस्ट्रियल यूनिट रहना चाहिए, इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड थ्रू वेल मैनेज कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे टोटली मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन होगा। और कल्टीवेशन जो रहेगा वो बहुत ही बड़े स्टेट में, ह्यूज लैंड स्टेट में किया जाएगा। अब हमारा एथ जो क्लासिफिकेशन, एथ एग्रीकल्चर रीजन है मेडिटेरेनियन रीजन। अब बेसिकली ये तो अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी के अगल बगल पाए जाते हैं। तो बेसिकली इसमें भी कैश क्रॉप उगाया जाता है, और ये बेसिकली टोटली डिपेंड करते हैं विंटर रेनफॉल पे ही डिपेंड करते हैं। और ये जो विंटर रेनफॉल होता है ये बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ही होता है, जैसे कि लोकेशन स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, इजराइल, सीरिया, इजिप्ट, तुनिसिया, अल्जेरिया एटसेट्रा। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इन्फ्लुएंस होता है, वेस्टर्ली से इन्फ्लुएंस होता है। सो द रेन इज अवेलेबल इन विंटर्स ओनली। फार्मर्स यहाँ पे ग्रो सिट्रस प्लांट्स और फ्रूट्स ग्रो करते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऑलिव्स हो गया, लेमन्स हो गया, ये सब बेसिकली कैश क्रॉप्स है। और यहाँ पे बेसिकली मार्केट लिंकेज बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि ये बेसिकली जो मार्केट में है बहुत अच्छे दाम पे
बिकेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हाईली मैकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है। दिस रीजन हैज ह्यूज वेल मैनेज ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड्स मतलब होता है बगीचा। अब बगीचा में बेसिकली मोस्टली वेजिटेबल्स उगाए जाएंगे, फ्रूट्स उगाए जाएंगे और बहुत सारे फ्लावर्स उगाए जाएंगे। तो यही है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। नाइन्थ हम लोग का क्लासिफिकेशन है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लिए ही किए जाएंगे। ग्रेन में मतलब क्या है कि जो ग्रेन प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पेडी। सो लोकेशन की अगर बात करें तो ये ग्रासलैंड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, एग्जांपल के तौर पे प्रेरीज में, स्टेपीज में, डाउन्स में किया जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी वेरी लार्ज स्टेट रहेगा। यहाँ पे भी कॉमर्स के थ्रू एग्रीकल्चर होगा, यानी कि ट्रेड होगा, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग को यहाँ पे भी देखा जाएगा। और जो लार्ज स्टेट है ना, समटाइम्स इट इवन क्रॉसेस मोर देन हंड्रेड्स ऑफ एकर्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े जमीन रहेंगे। और यहाँ पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होगा। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है? बेसिकली एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में ना जो प्रोडक्टिविटी होता है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है। होता है, लेकिन जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ एकड़ तक फैला होता है, जिसके वजह से जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होता है, यानी कि टोटल जो आउटकम होता है वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा होता है। और यहाँ पे भी लेस यूज ऑफ इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम होता है। हाईली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है बेसिकली प्रोडक्ट जो मेनली फोकस करे वो मार्केट के ऊपर फोकस करेगा। यहाँ पे जो यील्ड है वो लो होता है, बट जो ओवरऑल लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट हमारा होता है। 10th है हमारा सब्सिस्टेंस क्रॉप लाइवस्टॉक फार्मिंग। अब बेसिकली यहाँ पे भी सब्सिस्टेंस है, यहाँ पे भी जो एनिमल को, सॉरी, हमारे फैमिली को सब्सिस्टेंस करने के लिए ये फार्मिंग किया जाएगा। यहाँ पे भी क्रॉप और लाइवस्टॉक का रिलेशनशिप बनता है। रिलेशनशिप कैसे बनता है? सो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑफ इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड एनिमल्स अलोंग ईच अदर। सो बेसिकली यहाँ एनिमल्स भी उगाए जाएंगे, क्रॉप्स भी उगाए जाएंगे, यानी कि जो एसोसिएशन है वो स्टेब्लिश होगा। जैसे कि wheat, maize, coarse grains are the major crops. On the other hand, they also keep sheep and goats. So location की बात करें, नॉर्दर्न यूरोप, वेस्ट एशिया, माउंटेनियस रीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेसिकली ये सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग आ जाता है। और यहाँ का जो मेथड है वो बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। सीड और एनिमल का क्वालिटी जो है वो पुअर रहेगा, बट द फार्मर्स डू नॉट मेक इन्वेस्टमेंट। क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्योंकि इनका जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो बहुत ही ज्यादा कम रहेगा। लो लेवल ऑफ कैपिटल इनपुट्स लगाए जाएंगे फार्मर्स के द्वारा। सो दिस इज द सब्सिस्टेंस क्रॉप लाइवस्टॉक फार्मिंग। अब हम लोग कमर्शियल, सब पहले था सब्सटेंशियल सब्सिस्टेंस, सॉरी, कमर्शियल। अब हम लोग देखेंगे लाइवस्टॉक एंड क्रॉपिंग। कमर्शियल लाइवस्टॉक में बेसिकली क्या होगा, जो लाइवस्टॉक और क्रॉप का रिलेशनशिप बनेगा वो कॉमर्स के तौर पे बनेगा, ट्रेडिंग होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग को देखा जाएगा। वो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में रीजन में पाए जाते हैं। और जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज हाईली मैकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फार्मिंग ऑन द लार्ज फार्म। सो बेसिकली इसमें भी लार्ज फार्म्स रहेंगे। फार्मर जो प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग रहेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग रहेंगे। इट इज हाईली पॉपुलेटेड प्लेसेस। सो बेसिकली यहाँ पे जो पॉपुलेशन संख्या है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा। ये भी बेसिकली मार्केट ओरिएंटेड रहेगा, मीट और वेजिटेबल सप्लाई करेंगे मार्केट को। और ये जो फार्मिंग है, याद रखना, कमर्शियल लाइवस्टॉक एंड क्रॉपिंग फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग को ही बोला जाता है। एक ट्रक फार्मिंग होता है, एक मार्केट गार्डनिंग होता है, दोनों अलग है। सो मार्केट गार्डनिंग बेसिकली कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में, सॉरी, स्पेशलाइज हॉर्टिकल्चर में होता है। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग ये 12th क्लासिफिकेशन है। इसमें बेसिकली कॉमर्स यूज है, डेयरी यूज है, मतलब मिल्क प्रोडक्ट फार्मिंग यूज है, यानी कि यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्ट रहेंगे वो सेल होंगे प्रॉफिट मेकिंग के लिए। इट रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, बटर एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर द सेल इन मार्केट। इट इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, यानी कि यहाँ पे कॉमर्स ट्रेड किया जाएगा। यहाँ पे लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो नॉर्दर्न यूरोप रहेगा, हाईली मैकेनाइज्ड जो रीजन्स रहे, जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरलैंड भी। इट इज सो बिकॉज द मिल्क इज पेरिशेबल प्रोडक्ट।
अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो कैपिटल इंटेंसिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे हाईली मैकेनाइज्ड फार्मिंग होता है। जो सेकंड है, ये बेसिकली जो एनिमल ब्रीड रहेगा वो बहुत ज्यादा सुपेरियर क्वालिटी के रहेंगे, और इसीलिए जो हमारा प्रोडक्शन भी होगा वो हाई क्वालिटी का होगा। थर्ड है, हमारा प्राइमरी जो मोटिव है एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का इस रीजन में, वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग को सबसे ज्यादा यहाँ देखा जाएगा। हम्म। और लास्ट में बेसिकली जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट्स ऑन फार्मर्स है, वेलफेयर, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर एबल टू प्रैक्टिस दिस एग्रीकल्चर ऑन ए स्मॉल यूनिट ऑफ लैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। अब हम लोग देखेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर बेसिकली इट्स ए टाइप ऑफ रेयरिंग। वहां पे बेसिकली कल्टीवेशन, यहाँ पे सिर्फ वन टाइप ऑफ प्लांट होगा, ट्री होगा। यहाँ पे भी बेसिकली कमर्शियल ऑक्यूपेशन होगा, कमर्शियल एग्रीकल्चर होगा, जैसे कि फ्लावर्स का होगा, फ्रूट्स का होगा, वेजिटेबल्स का होगा। फ्लावर्स मार्केट गार्डनिंग, फ्रूट्स मार्केट गार्डनिंग, वेजिटेबल्स मार्केट गार्डनिंग। ये तीनों को इस स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर को मार्केट गार्डनिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ऑर्चार्ड्स में उगाया जाता है, इसीलिए मार्केट गार्डनिंग। और इसका जो लोकेशन है ये बेसिकली नॉर्दर्न यूरोप, इटली, साउदर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कश्मीर वैली में भी इंडिया में उगाए जाते हैं। इस टाइप के एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये बेसिकली सबसे पहले तो ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल रहेगा साइज में। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के क्रॉप्स को उगाए जाएंगे, बट जो हमारा प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हाईली मैकेनाइज्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार होंगे, और साथ ही साथ मार्केट एरियाज के आसपास होंगे। क्यों मार्केट एरियाज के आसपास होंगे? क्योंकि ये सब जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं ये पेरिसेबल नेचर के हैं। यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ये भी बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा, और ये बेसिकली जो मार्केट एरियाज के आसपास होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट 13 क्लासिफिकेशन ऑफ विस्ले ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बेसिकली मैंने डिटेल में प्रोवाइड किया नोट्स रिगार्डिंग विस्ले का क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन्स। 13 क्लासिफिकेशन था, और ये है बेसिकली। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।